नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट ए, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। अब इस यूनिट ए का पार्ट 2 जो कि है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, और इस पार्ट 2 का टॉपिक 1 जो कि है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। तो अब है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो मतलब क्या हुआ कि जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ था भारत में, कब? अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहे थे आज़ादी लेने के लिए। तो उसका सामाजिक मतलब बैकग्राउंड क्या था? किस तरह के सोशल उस टाइम मतलब इक्वेशंस थी, जिनसे क्या-क्या मतलब नेशनलिज़्म किस तरह मतलब बढ़ा, देखते हैं। तो द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन अ सबसर्विएंट एंड अनइक्वल मैनर। थोड़ा इसमें क्या है, कॉलोनियल कंटेक्स्ट देख लेते हैं पहले कि क्या हालात चल रहे थे। ये वैसे आपने अगर हिस्ट्री अगर पढ़ ली है, कंप्लीट कर लिया, तो अच्छी तरह सबको पता होगा। तो बस ये क्या है ना, ये क्विक पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री में तो ये सब क्या अच्छी तरह डीप में होगा, जैसे वो क्या है ना मॉडर्न हिस्ट्री वाली, उसमें अच्छी तरह है ये। लेकिन इसमें थोड़ा अपन क्या है क्विकली एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट था, इसने क्या किया था, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिया को शामिल कर लिया था, लेकिन नॉट एज एन इक्वल प्लेयर। मतलब इंडिया था, लेकिन इंडिया वाज मतलब क्या था, एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला था। तो जैसे नीचे वाले लोग होते हैं ना, वो था लोअर क्लास एक तरह से आप उसमें मान लीजिए, ग्लोबल वर्ल्ड की ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और ये जो यूरोपियन पावर्स हो गई एक तरह से, जितनी भी हैं, प्लस अमेरिका हो गया, ये सब क्या थे, ये प्लेयर्स थे, हायर प्लेयर्स, क्योंकि ये क्या करते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स मतलब बेचते थे। तो इंडिया से जाता था रॉ मटेरियल, और ये लोग बनाते थे अपने प्रोडक्ट्स बना के, फिर वो बेचते थे इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया शामिल तो हो गया वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, लेकिन निचले दर्जे पर, एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर, नॉट एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और अ मतलब प्रॉपर बिजनेस नेशन। इंडियन रॉ मटेरियल्स वर एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एट वेरी लो प्राइसेस। ठीक है, तो जैसे कॉटन हो गई, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, इस तरह की चीज़ें, अब ये ब्रिटेन जाएंगी तो वो क्या करेंगे, वो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो फाइनल प्रोडक्ट फिर वापस इंडिया आएगा बिकने के लिए। तो अल्टीमेटली नुकसान तो इंडिया का ही हुआ ना, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल भेज दिया, असली पैसा बनता है किससे, फाइनल गुड्स बेचने से। ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एट हाई प्राइसेस विच अंडरमाइंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अब ये ब्रिटिश जो इम्पोर्टेड गुड्स थे, इसलिए जैसे 90s तक अगर खैर अगर आप शायद इतने छोटे ना हो, तो 90s तक ये इम्पोर्टेड बड़ा चलता था। कोई भी सामान हो यार, इम्पोर्टेड होना चाहिए, मतलब कि विदेश से आए हुए सामान की बहुत वैल्यू होती थी। आजकल तो क्या, जैसे जब से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो अगर जैसे आईफोन भी लॉन्च हो रहा है तो पैरेलल लॉन्च होता है। तो मतलब जैसे यूएस में भी उसी टाइम लॉन्च हो रहा है, इंडिया में भी उसी टाइम लॉन्च हो रहा है, तो इम्पोर्टेड जैसी कोई चीज़ नहीं रही है। क्योंकि अब हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसी है, ओपन है, कोई भी कंपनी आके कुछ भी बेच सकती है। ठीक है, अब ये तो बात है बहुत ही पुरानी ब्रिटिशर्स के ज़माने की। तो जब से ये इम्पोर्टेड वाला जो चक्कर है ना, तब से शुरू हुआ था, क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स वर सुपीरियर, क्योंकि वो वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई थी, मशीनों से कपड़े बनते थे। तो वो इम्पोर्टेड जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आते थे और बहुत ही हायर प्राइसेस में बिकते थे। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को काफ़ी नुकसान हुआ, और लगभग लगभग वो एक्सटिंक्ट ही हो गई। डोमेस्टिक सेविंग्स इन कोलोन इंडिया वर एक्सट्रीमली लो, अमाउंटिंग टू लेस देन 3% ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेविंग्स जैसी कोई चीज़ नहीं थी। सेविंग कहाँ से होगी जब आप खाना खाने के पैसे ही नहीं है, बस किसी तरह काम चल रहा है, तो सेविंग्स कहाँ से होगी। इवन द लिमिटेड डोमेस्टिक सेविंग्स वर ड्रेन्ड अवे थ्रू इकोनॉमिक ड्रेन, हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, तो सारा जो पैसा था, ब्रिटिश एक्सपेंशन स्कीम्स जो हैं, जैसे मान लीजिए तिब्बत पे कब्जा कर लिया, या चाइना के खिलाफ लड़ाई कर ली, या अफगानिस्तान में कुछ कर लिया, जो ब्रिटिश एक्सपेडिशंस थे उस टाइम, एक्सपेडिशंस थे, उनमें सारा पैसा जा रहा था मिलिट्री में। ब्रिटिश मिलिट्री का जो है, ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री भी कह सकते हैं, या फिर ब्रिटिश आर्मी ही थी उस टाइम, तो ये उसको मेंटेन करने में सारा जो इंडिया का पैसा था लग जाता था। बिटवीन 1890 एंड 1947 मिलिट्री स्पेंडिंग कंज्यूम्ड अराउंड 50% ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट्स बजट। ठीक है, तो ये सारी जो ब्रिटिश आर्मी का जो खर्चा था वो मतलब भारत को उठाना पड़ता था, और उसमें भारत को कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि ब्रिटिश अपने एक्सपेडिशंस में उसको यूज़ करते थे। द कॉलोनियल स्टेट प्रोवाइडेड नो प्रोटेक्शन और सपोर्ट टू इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कॉलोनियल स्टेट ने इंडियन इंडस्ट्रीज को किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि उनके अगेंस्ट ही काम किया, और पूरा जो इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो सारी खत्म हो गई, सारा टेक ओवर कर लिया ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि उस टाइम मतलब ट्रेड की जो इक्वेशन थी वो इम्बैलेंस हो गई। यहाँ से सारा रॉ मटेरियल जा रहा है,
और वहाँ से क्या आ रहा है, फिनिश प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि सुपीरियर हैं, फैक्ट्री में बने हुए हैं, तो यहाँ के प्रोडक्ट थोड़ी बिकेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट ब्रिटेन सपोर्टेड इट्स ओन इंडस्ट्रीज थ्रू प्रोटेक्टेड टैरिफ्स एंड अदर इकोनॉमिक मेजर्स। ठीक है, तो टैरिफ्स वगैरह लगाते थे जैसे आजकल चलते हैं, भाई ज़्यादा टैक्स लग गया एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में कम लग गया तो वहाँ का प्रोडक्ट सस्ता हो गया। तो इस तरह की सारी जो पॉलिसीज थी, इनसे क्या किया इन्होंने, इंडियन जो भी था उसको ख़त्म कर दिया, इंडियन मार्केट को, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, और सारा का सारा इंडिया फिर मतलब बहुत ही हालत जो फिर आपको पता ही क्या हुई हम लोगों की। द colonial tax structure was deeply exploitative. Land revenue consisted more than 50% of government's income till 1900. The salt tax contributed to another 16% of the government's income. तो ठीक है, तो जो टैक्स सिस्टम था बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव था। वो फिल्म भी बनी थी लगान, तो लगान भी एक तरह का टैक्स ही होता है, लैंड टैक्स होता है। बाकी और भी तरह के टैक्सेस आ गए थे, जैसे सॉल्ट टैक्स है, इसके लिए फिर गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। ठीक है, तो ये टैक्सेशन बहुत हैवी था, मतलब एक तरह से बहुत एक्सप्लॉइटेटिव बोल सकते हैं इसको, कमर तोड़ दी थी लोगों की। द इंडियन पेजेंट्री बोर द हैवीएस्ट टैक्स बर्डन वाइल लैंडलॉर्ड्स एंड कॉलोनियल एलाइट्स पेड ऑलमोस्ट नो टैक्सेस। तो वही जैसे आज भी वो होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकाल के उनको कम टैक्स देना पड़ता है, और आम आदमी वो बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। उस ज़माने में भी यही होता था कि लैंडलॉर्ड्स और कॉलोनियल एलाइट्स जो हैं, उस टाइम तो रूल्स ही ऐसे थे, नियम ही ऐसे थे कि इनको कम देना पड़ेगा, और जो बेचारे पीजेंट्री हैं, मतलब आम किसान जो हैं, उनको काफ़ी टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए फिर वो क्रिकेट मैच खेलते थे, जैसे लगान में दिखाया है कि हमारा लगान माफ़ हो जाए, लेकिन होता नहीं था। लैंड होल्डिंग्स इन कॉलोनियल इंडिया वर हाईली कंसंट्रेटेड विद 70% ऑफ लैंड ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो लैंड होल्डिंग्स कंसंट्रेटेड मतलब कि बहुत ही कम लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है। 70% जो ज़मीन थी वो कुछ थोड़े से ही लैंडलॉर्ड्स के अंडर में थी, बाकी 30% थी थोड़े बहुत लोगों के हाथ में। तो मतलब वो एक तरह से वही बड़े ज़मींदार जो होते हैं ना, वो फिर अपने ज़मीन पे लोगों से काम करवाते हैं, बॉन्डेड लेबर वगैरह होती है। लैंडलेसनेस इन इंडिया रीच हिस्टोरिक हाई ऑफ 28% एट इंडिपेंडेंस, मतलब 28% लोग लैंडलेस थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये आप कहोगे यार लैंड तो क्यों हो किसी के पास, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अजीब सी बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लैंड है। तो अगर किसी का लैंड ही नहीं होगी तो फिर एग्रीकल्चर कैसे होगा? तो ट्रेडिशनली इंडिया में सबके पास अपनी खुद की ज़मीन होती है। तो 28% लोगों की ज़मीन जा चुकी है, उनके पास ज़मीन नहीं है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स कि कुछ ना कुछ ब्रिटिशर्स ने इस तरह की पॉलिसीज़ लगाई कि लोगों की ज़मीन उनके हाथों से चली गई, और कुछ थोड़े से लोगों के पास 70% ऑफ द लैंड आ गई। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स मेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अनइकोनॉमिकल। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या है? जैसे वही जैसे होता है ना, थोड़ी सी छोटी सी ज़मीन किसी के पास है, उसके 2 बच्चे हुए, उसके फिर उन 2 बच्चों के 4 बच्चे हुए, तो अल्टीमेटली थोड़ी सी ज़मीन सबके पास रह जाती है। अब क्या, थोड़ी सी ज़मीन में जब खेती करते हैं तो वो उतनी इकोनॉमिकल नहीं होती, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे अगर आप जब भी कोई काम करेंगे बिजनेस में, जैसे होता है ना कि होलसेल में जो चीज़ बिकती है वो ज़्यादा सस्ती होती है, इस तरह खेती भी अगर आप ज़्यादा बड़ी ज़मीन में करेंगे तो दैट विल बी मोर इकोनॉमिकल, मतलब ज़्यादा पैसा बचेगा उसमें, आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। मनी लैंडर्स एंड मिडिल मैन एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स रेदर देन इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये मनी लैंडर्स वगैरह तो ये खूब मूवीज़ में देखा होगा, जैसे वो कौन सी थी, मदर इंडिया वगैरह में, वो जो लाला जी होते हैं वो ब्याज का पैसा लेते हैं, फिर वो बॉन्डेड लेबर भी बन जाते हैं, मतलब कि जैसे किसी ने लिया था उधार और उसका वो मर गया, उसके बच्चे को फिर वो चुकाना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब ये सब है। दिस एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डीपन पॉवर्टी अक्रॉस इंडिया। तो एक तो ब्रिटिशर्स तो एक्सप्लॉइटेशन कर ही रहे थे, उसके बाद ये मनी लैंडर्स भी आ गए, फिर मिडिल मैन भी आ गए खून चूसने के लिए। तो मतलब बहुत ही हालत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। द सेम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जनरेटेड रिजेंटमेंट पर्टिकुलरली अमंग द इमर्जिंग सोशल क्लासेस अफेक्टेड बाय दिस कॉन्ट्रडिक्शन। तो भाई इस तरह के हालात होंगे तो रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा तो आएगा ही, गुस्सा आएगा। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था लोगों को उतना, तो अब क्या ना, हम लोग इंडियंस क्या ना इतने वायलेंट नहीं है, ये हमारी अच्छी बात है। ये फिर लोग कुछ कहेंगे यार, इसलिए तो नॉन वायलेंस सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जैसे गांधी जी भी बोलते थे। अब ऐसा नहीं है कि फिर हम क्या आर्मी रखना बंद कर दें, आर्मी रखनी है, डिफेंस फोर्स इसलिए तो बोलते हैं ना हम। कभी उनको ये आपने सोचा कभी, जितनी भी आर्मी नेवी और एयरफोर्स होते हैं इनको डिफेंस फोर्सेस क्यों बोलते हैं? इनको अटैक फोर्सेस क्यों नहीं बोलते? वो डिफेंस फोर्सेस इसलिए कि ये डिफेंस के लिए काम आती है, कल को कोई हम पे हमला करे तो हम अपना डिफेंस कर सकें। ठीक है, तो कहाँ थे, चलो एक नई बात ही निकल गई थी ये तो। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ये क्या आए थे? ब्रिटिशर्स की वजह से कॉलोनियल इंडिया में।
Colonial rule brought significant changes to India's administrative structure, altering how governance and public affairs were organized. भाई देखो चेंजेस तो आने ही हैं क्योंकि इनके आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले क्या था, मुगल शासन था। अब मुगल शासन तो क्या था, ट्रेडिशनल, जैसे राजे महाराजे होते थे वही चीज़ कंटिन्यू हो रही थी, तो वही राजा का दरबार, मंत्री संतरी। तो अब क्या ना, ब्रिटिशर्स तो फिर क्या था, थोड़े तरीके वाले लोग थे, सिस्टमेटिक गवर्नमेंट होती थी। तो फिर उससे क्या आई, ब्यूरोक्रेसी आई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ये ब्यूरोक्रेसी का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में। The British reorganized India into provinces and established a centralized bureaucratic machinery to maintain control and implement colonial policies. ठीक है, तो वो अलग अलग प्रोविंसेस बना दिए। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने टेक ओवर किया था ना, कहीं जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, तो कुछ स्टेट्स तो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे, कुछ इनके वो थे जिनको ये मतलब वो क्या उसको एक टर्म होती है, उसको पैट्रोनेज देते थे। ठीक है, तो मतलब लगभग लगभग पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में आ चुका था, प्रोविंसेस थे। और फिर ये ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बनाई गई थी, जिसमें जैसे सबसे टॉप पे वो होते थे अपने गवर्नर जनरल, जो कि कोई लॉर्ड होते थे, फलाने फलाने लॉर्ड। फिर हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था, जैसे आज हर स्टेट का एक गवर्नर है। द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या चीज़ है, कि मतलब कानून का राज चलेगा। तो जैसे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है या लिखित जो वो है आपके रूल्स, उनका वो चलेगा। उससे पहले क्या होता था, जैसे राजे महाराजों के टाइम में ऐसा कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था किसी जगह का। अब फैसला सुनाने भी राजा के दरबार में जाते थे, जो उसने कह दिया उसको सही लगा वो हो गया। उसके बाद फिर जैसे ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, रूल ऑफ लॉ, जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक तरह से चीज़ें हैं ये। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बोल सकते हैं या मॉडर्न स्टेट की ज़्यादा बोलना सही रहेगा। मॉडर्न स्टेट जो होता है, मॉडर्न नेशन स्टेट जो होता है, एमिंग टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न बोथ एडमिनिस्ट्रेशंस एंड सिटीजन्स। In practice, the rule of law under colonial government was applied in a biased and discriminatory manner, often favoring European over Indian. तो भाई देखो होगा ही, अब रूल ऑफ लॉ लगा कौन रहे हैं, रूल ऑफ लॉ लगा रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो ऑब्वियसली वो ऐसे कानून बनाएंगे जो उनके फ़ायदे के हों और इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जा सके। During the colonial period, political ideas such as democracy, equality, and representative governance began to influence Indian intellectual and political life. ठीक है, तो और थोड़ा क्या है ना, अंग्रेज़ों के आने के कुछ फ़ायदे भी ये हैं कि जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इस तरह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, जो कि यूरोप में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे उस टाइम तक, और अमेरिका में भी। तो उनसे हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ ब्रिटिशर्स की वजह से। तो फिर धीरे-धीरे क्या है ना, हम लोगों का भी ध्यान उस तरफ गया कि हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली फिर हमें 1947 में आज़ादी मिली और हमने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज अ लैंडमार्क डेवलपमेंट दैट लेड द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी शायद, हाँ शायद यही थे। ठीक है, तो इन्होंने बनाई थी, और इसको वो भी बोलते हैं ना, कौन सी थ्योरी है वो, विसल थ्योरी है ना, सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या थी कि ये क्या है, अंग्रेज उससे बहुत डर गए थे 1857 में, जब ये क्रांति हुई थी ना मंगल पांडे वाली। क्योंकि उसमें दिखाया नहीं गया है मूवी में या किताबों में, लेकिन मतलब इंडियंस ने भी बहुत वायलेंट उसमें ब्रिटिशर्स को मारा था। एक वो ट्रेजेडी भी थी उसमें, जैसे किसी वो का पता नहीं कहाँ पे हुआ था कि वो पता नहीं कुछ 20-25 इंग्लिश ऑफिसर्स को इसमें बंद कर दिया था, एक वो पता नहीं डब्बे में, उसमें फिर आग लगा दी थी। तो बहुत ज़्यादा वायलेंट थी वो, तो इससे डर गए थे ये लोग। तो इसलिए कुछ एक थ्योरी ये भी है कि ये जैसे अब ये ए.ओ. ह्यूम तो ब्रिटिश ही थे ना, तो ये क्यों बना रहे हैं कांग्रेस, तो ये ब्रिटिशर्स द्वारा ये किया गया काम था कि इससे क्या होगा कि इंडियंस कभी उतने वायलेंट नहीं होंगे कि बिल्कुल ही मरने मारने पे उतारू हो जाएं। सेफ्टी वॉल्व है ये, इससे क्या होगा, इंडियंस को लगेगा कि यार हम भी मतलब कुछ हो रहा है, हमारे भी आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ बात चल रही है, इंडियन कांग्रेस कुछ कर रही है। ठीक है, The administrative unity enforced by the British rule brought diverse regions of India under a single political framework, enabling coordination across vast areas. ठीक है, तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी आ गई, मतलब पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बन गया अंडर ब्रिटिश इंडिया नाम पड़ गया इसका। ठीक है, तो हर जगह पूरे भारत में एक रूल ऑफ लॉ हो गया। उससे पहले क्या था भाई, इवन जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसी चीज़ें भी नहीं थी। ग्वालियर स्टेट होगा एक अवध होगा, एक जैसे राजपूताना हो गया, उसमें अलग अलग, जैसे जोधपुर एक अलग रियासत हो गई। तो एक मतलब राज्य तो छोड़िए, एक छोटे छोटे जो आज शहर हैं, जैसे जोधपुर हो गया, ग्वालियर होगा, ये अपने आप में एक रियासत थी। तो सब जगह अपना अपना वो
चलता था। तो इनके आने से क्या हुआ ना, एज़ अ ये तो मानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स यूनाइटेड इंडिया। एक जो सिंगल इंडिया एज़ अ सिंगल कंट्री की जो वो है बात, वो ब्रिटिशर्स के आने से शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ लगाया वो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। मतलब जहाँ-जहाँ इनका कंट्रोल था। प्रिंसली स्टेट्स में तो नहीं था वो ऑब्वियसली। Over time, this administrative and political unity played a key role in fostering a sense of shared national identity among Indians. ठीक है, तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिटी आ गई ना, सब पे एक ही रूल ऑफ लॉ अप्लाई हो रहा है, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो लोगों के अंदर क्या आएगा, शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी आ जाएगी, सब एक जैसा ही फील करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली एक ही रूल के अंदर है। द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन जो भारतीय राष्ट्रवाद है इसका उदय। The rise of Indian Islam in the 19th and early 20th century was a sociological process rooted in deep structural changes introduced under colonial rule rather than merely a response to political events. मतलब क्या है कि अब जैसे सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें इसको सोशोलॉजी के नज़रिए से देखना पड़ेगा। और तो जो ये राइज हुआ इंडियन नेशनलिज्म का, एकदम से लोग इकट्ठे हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो ये क्या है, एक सोशोलॉजिकल प्रोसेस था। और इसमें क्या है, डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए थे भारतीय समाज में, जिसकी वजह से ये हुआ। और ये चेंजेस किस वजह से हुए थे, कॉलोनियल रूल आने की वजह से। खाली ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई वो आ गए तो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है, इनको भगाओ भगाओ। वो तो क्या था, 1857 वाला रिवॉल्ट, वो बिल्कुल हैप्पैज़र्ड वे में हुआ था। अचानक से शुरू हुआ था। वो मंगल पांडे ने क्रांति कर दी थी, उसके बाद फिर सब लोग जुड़ते गए और फिर वो हो गया, और वो ख़त्म भी बहुत जल्दी हो गया, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। उसका इम्पैक्ट बस मेजर यही था कि वो कंपनी रूल खत्म हो गया और क्वीन विक्टोरिया ने, या ब्रिटिश एक तरह से गवर्नमेंट ने सारा अपने हाथ में ले लिया। ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस व्यूड इंडियन नेशनलिज्म एज इंडिजीनियस रिएक्शन टू कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो जो भारत के राष्ट्रवादी हिस्टोरियंस हैं वो इसको क्या मानते हैं, एक भारतीय रिएक्शन अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। अर्लियर colonial narratives denied the existence of Indian nationalism, describing India as merely a geographical expression. तो जो पहले के ब्रिटिश जो लोग थे, उनके जो फिलोसफर्स थे या थिंकर्स, बोलते थे कि भाई ये इंडियन नेशनलिज्म कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इंडिया क्या है, जोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, मतलब बहुत बड़ी जगह है, उसको इंडिया कहते हैं, जैसे यूरोप है। अब यूरोप कोई कंट्री थोड़ी है, बहुत बड़ा यूरोप है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इसी तरह उनके हिसाब से इंडिया था। यह बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एज अ कंट्री इंडिया 1947 में आज़ादी मिलने के बाद ही बना। उससे पहले क्या था, ग्वालियर स्टेट अलग है, जोधपुर अलग है, जयपुर अलग है, आपका अवध अलग है ना, बंगाल अलग है। तो सब अपनी अपनी अलग अलग रियासतें हैं, साउथ में अलग है सब। तो इसलिए वो एक कॉन्टिनेंट ज़्यादा था जिसमें अलग अलग रियासतें, रेदर देन अ कंट्री। उसको यूनाइट करने का सारा श्रेय ब्रिटिशर्स को देना चाहिए। ठीक है, जैसे J.R. सीली ने कहा है कि इंडिया इज़ अ मेनली अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, वही मतलब कि वो एक जगह है बस, उसको बाकी कोई कंट्री वंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं है। और क्लेमिंग देयर इज़ नॉट एंड नेवर वाज एन इंडिया, जॉन स्ट्रैची ने कहा कि ना कभी था, ना है, ना कभी था इंडिया जैसी कोई चीज़। बाय द अर्ली 20th, और उसको पहले हम बोलते भी थे, जम्बू द्वीप बोलते थे इसको। इंडिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अरब्स जो आए थे, अरब ट्रेडर्स जो इंडिया आते थे, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में जैसे उनके जो प्रोनंसिएशन है उस तरह का है, तो यहाँ पे सिंधु जो थी नदी, उससे इन्होंने इसको सिंध, उस तरह से फिर हिंद, इस तरह से ये शायद उसमें ऐसा होता है कि एस नहीं बोल पाते ये लोग, या ऐसा कुछ है, मतलब एस बोल लेते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो उससे वो हिंद नाम पड़ गया। हिंद से फिर वो हिंदुस्तान, उससे फिर हिंदू, मतलब हिंदू जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब बाहर के दिए हुए नाम हैं। हम जैसे कहते हैं ना हिंदू धर्म, तो एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो सनातन धर्म है। तो हिंदुस्तान और हिंदू ये सब क्या है, बाहर के लोगों द्वारा दिए गए नाम हैं। इसी तरह इंडिया भी वही है। पहले हम किसको बोलते थे, जम्बू द्वीप बोलते थे, या फिर क्या बोलते थे इसको हम, भारतवर्ष। ठीक है, तो बाय द अर्ली 20s ब्रिटिश स्कॉलर्स एक्नॉलेज इंडियन नेशनलिज्म बट पोर्ट्रेड इट एज चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। ठीक है, तो फिर 20th सेंचुरी आते आते थोड़े ब्रिटिश स्कॉलर्स ने माना कि हाँ भाई इंडियन नेशनलिज्म कोई चीज़ है, बट लेकिन उन्होंने बोला कि ये तो हमारे ही देन है, हमने ही मतलब ये पैदा किया है। डेस्पाइट राज इनिशियल अटेम्प्ट्स टू सप्रेस इट, पहले तो इन्होंने सप्रेस किया, लेकिन जब वो बन गया तो इन्होंने बोला हमने तो पैदा किया था ये, क्योंकि हम इतने उदारवादी हैं कि हम जिन पर शासन कर रहे हैं उनको भी बोलने का मौका देते हैं। इंडियन नेशनलिज्म ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस सच एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुकी थी
और यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी बहुत सारी कंट्रीज़ में, आयरलैंड में, जर्मनी में, बहुत जगह, ठीक है? तो उनसे भी थोड़ा-थोड़ा इंस्पिरेशन मिली कि यार वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? द इंडियन रेनेसां रिसीव्ड कल्चरल प्राइड एंड कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो इंडिया में भी थोड़ा बहुत रेनेसां मतलब पुनर्जागरण की कोशिश की गई, पुरानी जो हमारा सभ्यता थी, कल्चर था या धर्म था, उसको वापस लाया जाए और थोड़ी प्राइड ली जाए। Modernization initiated by British combined with widespread reaction against British imperial policy played a decisive role in shaping Indian nationalism, ठीक है? तो ये मॉडर्नाइजेशन से भी काफ़ी मदद मिली। मॉडर्न एजुकेशन, फिर मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे कि ट्रेन्स, फिर पोस्टल सर्विसेज, ठीक है? तो इनसे क्या है, कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गई और ये अपना टेलीफोन वगैरह भी बाद में तो आ गए थे। फोर्सेज बिहाइंड द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है? तो किन किन फोर्सेज ने इंडियन नेशनलिज्म या भारतीय भारतीय राष्ट्रवाद को मतलब उदय करने में या बढ़ाने में सहयोग दिया? इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस, द इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ ब्रिटिश रूल वर फर्स्ट हाईलाइटेड बाय द इकोनॉमिक नेशनलिस्ट सच एज दादाभाई नौरोजी थ्रू हिज ड्रेन थ्योरी एंड आर.सी. दत्त थ्रू हिज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म। अब ये सब चीज़ें क्या है ना, आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना जब आप, तो उसमें बहुत ही डिटेल में मिल जाएंगी, क्योंकि वहीं का टॉपिक है ये। यहाँ पे तो क्या थोड़ा बहुत हमें एक ओवरव्यू लेना है, पता होना चाहिए, लेकिन जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली उसको तो सब पता ही होगा। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी बताई। ड्रेन थ्योरी क्या होती है कि यहाँ की जो इंडिया की वेल्थ है वो सारी कहाँ जा रही है? ब्रिटेन में जा रही है, यूरोप जा रही है। आर.सी. दत्त ने क्या है? इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनिज्म की, वही हमारे साथ मतलब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो सब इन्होंने लिया, ठीक है? तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन इन लोगों ने बताई, और भी थे, लेकिन ये दो नाम लिख दें तो काम चल जाएगा। Nationalist thinkers contrasted India's relative pre-colonial prosperity with the widespread poverty emerged under the British rule, ठीक है? तो पहले काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई बोले ना तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मुगल्स थे तो इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 30 to 40% था, इतना ज़्यादा इंडिया का वो था, काफ़ी मतलब अच्छा वो था, प्रॉस्परस कंट्री थी। और इसमें ऐसा कोई नहीं मुगल्स का कंट्रीब्यूशन था, वो तो मुगल्स तो बस रूलर्स थे। यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ का जो मतलब हर तरह की चीज़, मेटलर्जी है, मेटल्स का काम, सोना चांदी, सब कुछ बहुत हाई उस पे था, ठीक है? बाद में फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो बहुत ही गरीबी आपको पता ही आ गई थी। तो ये जो इतना डिफरेंस आया, ये सब क्यों था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारा पैसा निकाल लिया भारत से और सारा ब्रिटेन चला गया। इवन वो जो कहा ना कोहिनूर हीरा भी शायद कहते हैं ना, वहीं पे ही है। तो इसी तरह सब कुछ वहीं चला गया। द स्वदेशी मूवमेंट एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड नेशनलिस्ट कॉज, तो ठीक है? तो इस स्वदेशी मूवमेंट ही थी, इसमें स्वदेशी गुड्स माल को यूज़ करा जाए, वो सब किया था। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस होगी, भाई घर में ही बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे तो फिर घर में ही रह जाएगा, होता है ना, घर का पैसा घर में ही रह जाएगा। बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स वाज प्रमोटेड एज बोथ इकोनॉमिक नेसेसिटी एंड पेट्रियोटिक ड्यूटी, ठीक है? तो वही, और फॉरेन गुड्स उस टाइम कोई चाइना तो था नहीं कि चाइना से माल आ रहा, सारा कहाँ से आता था? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन का जो भी माल आ रहा है उसको बॉयकॉट करें और घर में बना हुआ स्वदेशी माल ही यूज़ करो। तो इससे क्या होगा? एक तो इकोनॉमिकली घर में फ़ायदा होगा, घर के लोगों का आप बना हुआ सामान खरीद रहे हैं। दूसरा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी आप कुछ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी लीडर्स एक्टिवली एनकरेज इंडियंस टू यूज़ लोकली प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है? तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 वाला, ये भी हिस्ट्री, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है तो अच्छी तरह पता होगा। बेसिकली बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक था वेस्ट बंगाल और दूसरा क्या था? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल है आज का बांग्लादेश। तो आपने कभी सोचा नहीं कि जैसे भारत में इतने सारे राज्य हैं, तो ये जो बंगाल है इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? वो वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं जबकि पड़ता वो ईस्ट में है। भाई इंडिया के नक्शे में वेस्ट में क्या है? वेस्ट में तो राजस्थान है, पड़ता बंगाल ईस्ट में है इंडिया के नक्शे में, लेकिन उसको बोलते क्या है हम? वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईस्ट बंगाल कौन सा था? वो बांग्लादेश था। और ये क्यों किया था? ये ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया था कि यार उनको लगा यार ये तो मामला थोड़ा हाथ से निकलता जा रहा है, ये सारे जो बंगाली हैं ये मिलके हमारे को वो मीम था ना वो बुढ़िया का, लेकिन ठीक है वो थोड़ा वैसा है। तो उसमें क्या था, ये मतलब आपको एक तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी सेंटिमेंट्स उस टाइम होने लग गए थे बंगाल में। तो उनको वही है ना, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। तो उनको ये था कि यार इस बंगाल को दो उसमें डिवाइड कर दो, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो इनका जो ये विरोध है हमारे प्रति, ये संगठित हो रहा है, इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड एंड रूल से इसको कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो फिर काफ़ी वो प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे। फिर शायद इन्होंने 1911 में वापस भी ले लिया था इसको, ठीक है? वो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें भी जो प्रोटेस्ट के फॉर्म थे वही थे कि स्वदेशी लीडर्स एक्टिवली एनकरेज इंडियंस टू यूज़ लोकली प्रोड्यूस गुड्स।
दिस इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रेसिस्टेंस विद कल्चरल रिवाइवल गेव इंडियन नेशनलिज्म बोथ एन इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक रेसिस्टेंस प्लस कल्चरल रिवाइवल दोनों मिल गया इंडियन नेशनलिज्म में। अब है पॉलिटिकल अवेकनिंग। द फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो पहली एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड चीज हुई ये भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। इससे पहले क्या था कि कहीं किसी ने कुछ कर दिया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, मंगल पांडे ने क्रांति कर दी, तो ऑर्गेनाइज्ड वे कुछ नहीं था। इन दिस अर्ली फेज इंडियन पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट लीडर्स हु फोकस्ड ऑन पेटिशंस, अपील्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये सब तो आपने पढ़ लिया होगा हिस्ट्री में। मॉडरेट्स थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स कहते थे कि जैसे घर में होता है ना बड़े बूढ़े कि नहीं नहीं बातचीत से काम कर लो, और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं घर के जवान जो होता है ना यंग लोग कि नहीं नहीं लड़ाई झगड़ा करके करेंगे हम तो। ठीक है, और ये एक सूरत का भी तो बताते हैं ना, सूरत में सूरत का जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें स्प्लिट हो गया था एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस ये मॉडरेट्स का। ओवर टाइम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक्सपेंडेड बियॉन्ड द एलीट टू इन्वॉल्व मासेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द गांधीयन मूवमेंट्स। ठीक है, तो पहले क्या था कि जो ये सब आज़ादी की बातें और ये सब कौन करते थे कांग्रेस में 1885 में जब शुरू हुई थी, और उसके बाद तक जब तक गांधी जी नहीं आए थे। गांधी जी कब आए थे? शायद 1924 में आए थे, पता नहीं, शायद डेट करेक्ट करनी पड़ेगी। तो जब तक क्या था कि जो ये भारत की आज़ादी की सब बातें होती थी, कौन कौन लोग करते थे? इलीट लोग। कौन इलीट होते हैं ये? जो मतलब विदेशों से पढ़ के आते हैं, बैरिस्टर वगैरह, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, और ये सब है ना बड़े बड़े लोग पढ़े हुए, दादा भाई नेहरू जी टाइप, आर.सी. दत्त टाइप। तो गांधी के आने के बाद क्या हुआ? गांधी ने क्या किया, मासेस को इन्वॉल्व किया कि भाई आपको भी इसमें थोड़ा हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि आज़ादी मिलेगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन एक्सपेंडेड बियॉन्ड द एलीट टू इन्वॉल्व मासेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द गांधीयन मूवमेंट्स। तो उससे क्या और बल मिला उसको, आम आदमी भी शामिल हुआ, फिर सबने मिलकर प्रयास किया तो अंग्रेज़ भाग गए। हालांकि वो भी एक डिबेट का विषय है कि अंग्रेज़ गांधी जी की वजह से भागे थे या वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से भागे थे। रोल ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ इंडियन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था ना कि वो वेबर की कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है, तो उन सब में आ जाएंगे सारे के सारे। ये बिना लीडरशिप के किसी भी तरह का कोई ये जो प्रोटेस्ट है या ये सोशल मूवमेंट्स है, ये सब नहीं कर सकते आप। तो गांधी ने, नेहरू ने, तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, और भी बहुत थे, बहुत सारे, भगत सिंह, बहुत बड़ा नाम है भगत सिंह भी। ठीक है, तो इन सब ने क्या किया, लोगों को इंस्पायर किया कि आप भी भैया लड़िए और आज़ादी ले लीजिए। These leaders provided powerful symbols, effective strategies and memorable slogans ranging from Swaraj is my birthright to Gandhi's do or die। तिलक ने दिया था स्वराज इज माई बर्थराइट, एंड गांधी ने कहा था ये गांधी ने कहा था या नेहरू ने कहा था, पता नहीं अब ये सही है कि गलत है, क्योंकि गांधी तो ये डू और डाई वाली बात नहीं करते थे। शायद नेहरू का था, शायद ये हो सकता है गलत लिख दिया यहाँ पे, हो सकता है सही भी हो, कह नहीं सकते, इसको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो बेसिकली कहने का मतलब वही है कि लीडरशिप जो होती है वो आपके क्या है, लोगों में इंस्पायर करती है। उनको दिखता है कि यार हमारा लीडर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जैसे पहले जब युद्ध होते थे, सबसे पहले जो विरोधी वो लोग होते थे, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि युद्ध में राजा को मार दो। अगर राजा मर गया तो सबका मॉरल डाउन हो जाएगा, सब वैसे हार जाएंगे। इसलिए जब चेस भी खेली जाती है, चेस में क्या होता है, चेस में राजा को तो मारना होता है, राजा को मारा और गेम आप जीत गए। तो इसलिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही किसी भी युद्ध में या किसी सोशल मूवमेंट में या किसी भी तरह का जो आप बड़ा मास लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लीडरशिप। Their leadership transformed widespread discontent into organized and sustained mass movements for independence। ठीक है, तो अब क्या क्या लीडरशिप ने, वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट था, हर जगह हर आदमी में डिस्कंटेंट था, इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड मास मूवमेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद रोल ऑफ मॉडर्न आइडियाज एंड एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपोज इंडियंस टू मॉडर्न आइडियाज सच एज लिबरलिज्म, रेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। अब ये वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। क्यों की थी? उनको अपने काम के लिए क्लर्क्स चाहिए थे, जो उनके बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रेलवेज हो गई, पोस्टल सर्विसेज हो गई, है ना, और भी क्या क्या उन्होंने डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, उनमें उनको क्लर्क्स चाहिए। उसके लिए इन्होंने बनाई थी वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन इससे क्या हुआ, पढ़े तो फिर इंडियंस को भी पता पड़ा भाई लिबरलिज्म क्या होता है, रेशनलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, नेशनलिज्म क्या होता है। तो फिर ये सब आइडियाज़ आए तो लोगों ने कहा भाई हमको भी चाहिए फिर डेमोक्रेसी, हमको भी ला के दो।
Indians educated in these ideas lived under a colonial system that denied them very rights they had learned about, which sharpened their political consciousness. ठीक है, तो जो इंडियंस ने ये सब पढ़ा तो उनको पता पड़ा कि ये पढ़ तो हमने लिया लेकिन हमें तो ये सब मिल ही नहीं रहा है, ना हमें डेमोक्रेसी मिल रही है, ना लिबरलिज्म मिल रहा है, ना नेशनलिज्म, यहाँ तक कि हम लोग फ्रीडम भी नहीं है हम लोगों के पास। तो फिर उनको लगा, क्या लगा, झटका लगा, धक्का लगा, तो फिर उन्होंने फिर क्या, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई उनके अंदर और फिर सबने क्या किया, मास मूवमेंट शुरू करे भारत को आज़ादी लेने के लिए। द इंग्लिश लैंग्वेज बिकम अ यूनिफाइंग मीडियम फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अमंग द एजुकेटेड इलाइट। क्यों यूनिफाइंग मीडियम, क्यों क्यों क्योंकि भारत में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तमिलनाडु में चलती है तमिल, है ना, उसके बाद बाकी ऊपर चलती है हिंदी, फिर इधर ईस्ट में चलती है बंगाली, ठीक है। तो इस तरह इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इंग्लिश ने क्या किया, एक ब्रिज का काम किया, पूरे भारत के लोगों को एक तरह से कॉमन लैंग्वेज दे दी। मैनी इंडियन स्टूडेंट्स हु रिटर्न फ्रॉम ब्रिटेन बिकेम प्रोमिनेंट लीडर्स। तो ज़्यादातर उस टाइम के जो भी थे ये सब क्या है, ब्रिटेन से पढ़ के आते थे और ज़्यादातर ये क्या करते थे, इनका एक कॉमन और था, ये बैरिस्टर होते थे सारे के सारे, वकील, वकालत पढ़ के आते थे। ये पता नहीं क्यों वकालत बहुत उस टाइम बहुत जैसे आजकल लोग इंजीनियरिंग करते हैं ना, उस टाइम वैसे वकालत होती थी सबसे हॉट चीज़ कि यार इसमें बहुत पैसा है। who became prominent leaders such as Dadabhai Naoroji, Nehru, Ambedkar, having absorbed modern political thought during their time abroad। इसमें शायद सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ के आए थे बाहर से, या शायद उन्होंने सिविल सर्विस क्लियर की थी। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद रोल ऑफ मिडिल क्लास भी उस टाइम तक इमर्ज हो चुकी थी। द अर्बन मिडिल क्लास इमर्ज एज द मेन कैरियर ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज इन कॉलोनियल इंडिया। तो मेजर सिटीज़ जैसे उस टाइम तक डेवलप हो चुकी थी, आपकी मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गई, और भी बड़े बड़े शहर। तो वहाँ पे क्या, एक अर्बन मिडिल क्लास थी जो कि एजुकेटेड भी थी, और ज़्यादातर वो ब्रिटिशर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें काम करती थी। तो वो पढ़ी लिखी भी थी, उनके अंदर वेस्टर्न आइडियाज़ भी थे, तो इसलिए उनके अंदर नेशनलिस्ट आइडियाज़ भी आ गए कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। दिस क्लास इंक्लूडेड लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल्स हु प्लेड एक्टिव रोल इन पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सब कहाँ पे होंगे, ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशंस में। मतलब टीचर है, कोई ब्रिटिश स्कूल है उसमें हो गया, जर्नलिस्ट किसी ब्रिटिश न्यूज़पेपर में हो गया। दे चैलेंज कॉलोनिज्म बाय यूजिंग द कॉलोनाइजर्स ओन टूल सच एज पेटिशंस, लीगल आर्ग्यूमेंट्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स के खुद के बनाई हुई चीज़ें थी, जैसे पेटिशन देना, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है ना। इंडिया में तो पेटिशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं थी ब्रिटिशर्स के पहले। लीगल आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट में दलीलें देना, वकालत, ये सब, फिर अखबार में कुछ छपवा देना। आयरोनिकली द वेरी सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंटेंड टू प्रोड्यूस लॉयल क्लर्क्स इंस्टेड प्रोड्यूस आर्टिकुलेट क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जैसे हमने देखा था ना कि ब्रिटिशर्स ने क्यों बनाया था, क्लर्क चाहिए थे उनको। क्लर्क क्या होते हैं, वो जो बाबू होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, छोटे बाबू, जो फाइल पे साइन करते हैं तभी फाइल आगे बढ़ती है, लिखा पढ़ी का काम करते हैं जो ऑफिस में, वो चाहिए थे। लेकिन उससे हुआ क्या, क्या भाई, उनको वेस्टर्न एजुकेशन मिल गई तो वो बन गए क्रांतिकारी। मतलब ऐसे वो वाले नहीं कि वायलेंट वाले, लेकिन वो एक तरह से उनको फिर उनको ये मतलब बेसिकली तो फ्रीडम फाइटर्स बन गए सारे के सारे। चाहिए थे क्लर्क, मिले क्या, फ्रीडम फाइटर्स। उसके बाद कल्चरल रिवॉल्ट, कॉलोनियल पॉलिसीज कंट्रीब्यूटेड टू द हार्डनिंग ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो अब ये सब वेस्टर्न एजुकेशन की पढ़ाई वढ़ाई भी हो गई, तो इससे क्या हुआ, कॉलोनियल पॉलिसीज ने रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटीज को और क्या क्या मजबूत किया, क्योंकि उनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज थी ना। तो जैसे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, या फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट किए ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिश कल्चरल एरोगेंस प्रोवोक्ड अ स्ट्रॉन्ग असर्शन ऑफ इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन टोटली वो इंडियंस को वो करते थे, वो जैसे बोर्ड लगा देते थे ना बाहर, डॉग्स एंड इंडियंस एंड नॉट अलाउड। तो इनके अंदर एक एरोगेंस थी कि यार ये होता भी है इनके अंदर कंसेप्ट कि हम एक सुपीरियर रेस हैं, और ये बाकी जितने भी हम ब्राउन और काले लोग हैं इनको क्या मानते हैं, वाइट मैन्स बर्डन, मतलब वाइट मैन का बोझा है हम लोग। और वो बोझा क्या है कि इन लोगों को, हमको, ब्रिटिशर्स को हमको क्या करना है, मतलब इंडियंस को इनको सिखाना है, सभ्य बनाना है, क्योंकि हम इंडियंस तो बहुत ही असभ्य लोग हैं। इस तरह के विचार थे इन लोगों के। लीडर्स सच एज बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसांट एंड वीर सावरकर लिंक्ड नेशनलिज्म विद कल्चरल प्राइड। ठीक है, दीज लीडर्स रिवाइव फेस्टिवल्स लाइक गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती, यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह के ये गणेश उत्सव तो आज तक कंटिन्यू है महाराष्ट्र में, जो कि तिलक ने शुरू किया था। तो इसमें क्या हो गया, प्लेटफॉर्म मिला लोगों को इकट्ठा होने का, और फिर वहाँ पे फिर पॉलिटिकल बातें करने का, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन।
रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट एजेंडा, रिफॉर्मर सच एज राजा राममोहन रॉय, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। थॉट थ्रू ब्रह्मो समाज एंड दयानंद सरस्वती थ्रू आर्य समाज, कनेक्टेड सोशल रिफॉर्म्स विद ब्रॉडर गोल ऑफ नेशनल रिजनरेशन। अब इनका जो आर्य समाज है ये क्या है, कास्ट में बिलीव नहीं करता आर्य समाज, इसलिए एक तरह से ये हिंदू जो धर्म के लोगों को यूनाइट करने में काफ़ी वो कर सकता है। और इनका जैसे राजा राममोहन का ब्रह्मो समाज था, इन्होंने सती प्रथा और काफ़ी जो उस टाइम की सामाजिक बुराइयां थी उनके खिलाफ काम किया। A.R. Desai interprets these reformist movements as expressions of national awakening that emerge from contradictions between traditional values and new economical realities under colonial rule। ठीक है, तो वो ही बात है कि ये जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी क्या है कि नेशनल अवेकनिंग हो रही है, और किसका बीच में कॉन्ट्रडिक्शन, ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड न्यू इकोनॉमिक रियलिटीज़, मतलब कि नया जो ज़माना आ गया है जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया है इंडिया में, एक तरह से मॉडर्न इंडिया बन रहा है धीरे धीरे, और ये सब जो पुराने सोशल लेवल्स हैं ये हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी के हिस्से हैं, तो इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। लोगों को लग रहा है क्या है, सती प्रथा सही है, क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सही है, ठीक है, लेकिन अब ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे एक दिन में चेंज नहीं आता। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरी एंड सोशल स्टैंड्स विद इन इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो 1917 में रूस में क्रांति आ चुकी थी, जार को मार दिया गया था, शायद मार दिया था, भगा दिया था, नहीं मारा ही होगा, और किसने हाथ में ले लिया था, लेनिन ने। लेनिन बन गए थे, क्या बने, क्या बोलते हैं कम्युनिज्म में जो हेड होता है उसको, जो भी हो, मतलब चेयरमैन ऑफ द पोलित ब्यूरो हो सकता है, या फिर यूएसएसआर के हेड। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक फीलिंग आई कि यार हम भी क्रांति कर सकते हैं, जब रशिया में क्रांति हो सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये फीलिंग इंडियंस में आई। द डिफीट ऑफ कॉलोनियल पावर्स सच एज इटलीज लॉस टू इथोपिया। अब ये यूरोपियन पावर्स क्या थी, सारी कॉलोनियल पावर्स थी, तो दूसरे कमज़ोर नेशंस पे कब्जा करती थी। अब जब इन्हीं इन्हीं में से किसी की हार हो जाए तो जिन पे कब्जा हो रखा है, कमज़ोर है, उनको लगेगा ना इनको हराया जा सकता है। तो इटली की क्या हुई थी, हार हुई थी इथोपिया से। बैटल ऑफ एडवा ऑन 1 मार्च 1896 बूस्टेड द मोरल ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है रूसो जापानीज वॉर 1904 से 1905, इनमें जापान डिफीटेड रशिया, मेजर यूरोपियन पावर। अब जापान है एशियन, हमारी तरह, इंडियंस की तरह, तो जब जापान ने यूरोपियन पावर जो कि रशिया उसको हरा दिया, तो हमको लगा यार हम एशियंस भी यूरोपियंस को हरा सकते हैं, तो ये वाला सेंटीमेंट भी आ गया लोगों में। इन 1930s विटनेस द सिग्निफिकेंट राइज इन कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट्स विद इन इंडिया। ठीक है, तो फिर कम्युनिज्म भी थोड़ा थोड़ा धीरे पैर पसारने लगा, क्योंकि 1917 में जब रूसी क्रांति हो गई थी यूएसएसआर में, रशिया में, तो वहाँ से काफ़ी वो आता था, पैसा भी आता था, सपोर्ट भी आता था कि इंडिया में भी किसी तरह कम्युनिज्म लाया जाए। Communalism and divisive politics. The British policy of divide and rule actively encouraged and fostered communal identities in India। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो फिर वो इंडिया के पार्टीशन पे जाके बात खत्म हुई, जो इन्होंने बीज डाले थे अंग्रेजों ने आपस में लड़ाने के, हिंदू और मुस्लिम्स को। दिस अप्रोच लेड टू द राइज ऑफ पैरेलल नेशनलिज्म्स, मोस्ट प्रोमिनेंटली द टू नेशन थ्योरी। ये जिन्ना की थी, मोहम्मद अली जिन्ना की, जो कि वो कौन सी थी, मुस्लिम लीग के वो थे, है ना, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, टू नेशन थ्योरी बनी और फिर फाइनली पाकिस्तान बन गया। हिंदू कम्युनलिज्म, मुस्लिम सेपरेटिज्म एंड कास्ट बेस्ड डिविजन्स एक्टेड एज सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई नेशनल मूवमेंट में। हिंदू कम्युनलिज्म हुआ, हिंदू कम्युनलिज्म क्या है कि पुराना वो जो हिंदू फंडामेंटल रिलीजन है उसको, उसकी बात की जाए, हिंदू हितों की बात की जाए, देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम सेपरेटिज्म मतलब मुस्लिम्स को मतलब नहीं है देश से, उनको अपना एक अलग अलग स्टेट चाहिए, जो पाकिस्तान फाइनली उनको मिल भी गया। ठीक है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन नेशनलिज्म। ठीक है, अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर, के.एम. पेनिकर एंड स्टीवेंसन, इंडिया हिस्टोरिकली लैक्ड अ सिंगल कल्चरल यूनिटी। नेशनलिज्म emerged अंडर colonial आइडियोलॉजी rather than फ्रॉम एनी एंशियंट नेशनल आइडेंटिटी। कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली लैक्ड अ सिंगल कल्चरल यूनिटी। आप ये देखिए कि ऊपर से नीचे तक, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, और इधर राजस्थान, वेस्ट में उधर है बंगाल, अब उनको तो भूल जाइए, नॉर्थ ईस्ट को मतलब ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। फिर भी शायद एंड में क्या आता है, लिख देते हैं, मणिपुर आता है ना शायद। अब यहाँ पे क्या, एक ही चीज़ कनेक्ट करती है हम सबको, वो क्या है, वो हिंदू रिलीजन। अगर हिंदू रिलीजन ना हो तो कोई हमारी सिंगल कल्चरल यूनिटी नहीं है। भाई तमिलनाडु का आदमी राजस्थान में क्या बात करेगा, बात ही नहीं कर सकता। खाना जो है, राजस्थान का आदमी तमिलनाडु में क्या करेगा, बहुत ही, जैसे आप एज गुड एज कि आप जर्मनी चले जाओ,
आपको ना लैंग्वेज समझ में आएगी, ना खाना समझ में आएगा। एक ही चीज़ है, वो है हिंदुइज़्म, वो सब जगह सेम है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो सिंगल कल्चरल यूनिटी, ठीक है? तो इसलिए इंडिया जैसा या इंडिया एज़ अ कंट्री कोई कांसेप्ट था नहीं। वो फिर क्या हुआ, कॉलोनियल आइडियोलॉजी में आया। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने सारे देश पे ही कब्ज़ा, मतलब देश तो था ही नहीं सारे, लेकिन जो ये जम्बू द्वीप है, ये जो हमारा ज्योग्राफिक लोकेशन इंडिया की, इस पे कब्ज़ा कर लिया, तो हर आदमी को एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। तो फिर सब लोग इकट्ठे हुए कि यार ये ब्रिटिशर्स का कुछ करना पड़ेगा। तो इस कॉलोनियल आइडियोलॉजी की वजह से एक तरह से नेशनलिज्म इमर्ज हुआ। द रिवाइवलिस्ट अप्रोच अडॉप्टेड बाय लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड आर्य समाज मोबिलाइज्ड पीपल बाय इन्वोकिंग पास्ट ग्लोरी एंड ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज। अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, रिवाइवलिस्ट अप्रोच को इंडियन रेनेसा भी बोल सकते हैं। भाई यूरोपियन रेनेसा तो हमने सबसे पहला जो वो पढ़ा था ना, मॉडर्निटी एंड द इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप पढ़ा था ना, उसमें था ना रेनेसा। तो वही एक तरह से पुनर्जागरण, मतलब पुरानी जो हमारी वैल्यूज थी, ग्लोरी थी हिंदू धर्म की, उनको वापस लाया जाए। आर्य समाज का क्या तो है ही कि यार वेदों पे लौटो, वेद हैं वही मेन चीज़ हैं। ये आर्य समाजी तो इवन उसमें भी नहीं मानते, जैसे राम भगवान या हनुमान जी या इन नहीं मानते। आर्य समाजियों के लिए वेद ही मतलब एक मतलब ओनली वो है। The Nehruvian view held that regional aspirations needed to be subordinated to the cause of national unity in order to prevent balkanization of India। तो नेहरू का क्या था कि हमें भारत में किसी भी तरह के वो नहीं चाहिए सेपरेटिस्ट आइडियाज़। इसलिए जैसे ये लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बनते हैं ना, इसका काफ़ी एंड तक नेहरू ने विरोध किया था। आप ये इंडियन पॉलिटी जो है किताब, पॉलिटी जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ना, ठीक है? तो उसमें काफ़ी विरोध किया था। फिर लेकिन एक वो किसी ने वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल के वो कर लिया था, सुसाइड कर लिया था एज़ अ प्रोटेस्ट। तो फिर अल्टीमेटली नेहरू को गिव इन करना पड़ा। फिर वो शायद एक जेवीएम करके कमिटी बनी थी, उसने फिर फाइनली कौन-सा स्टेट बना था? शायद कर्नाटका बना था। ठीक है? तो इसलिए नेहरू चाहते थे कि हमें हमारे देश में बाल्कनाइज़ेशन, बाल्कनाइज़ेशन क्या होता है? कोई बड़ी कंट्री छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाए, वो बाल्कनाइज़ेशन होता है। तो वो चाहते थे कि यार इंडिया का बाल्कनाइज़ेशन ना हो जाए। इसलिए रीजनल एस्पिरेशंस को क्या है, दबाना है और नेशनल आइडेंटिटी या नेशनल यूनिटी को ऊपर लेके आना है। A.R. Desai's Marxist perspective argued that nationalism was non-existent before British rule and arose due to material changes such as industrialization, new land revenue policies and modernization। तो अब ये देसाई साहब की मार्क्सिस्ट जो पर्सपेक्टिव, उसमें क्या कहा था कि नेशनलिज्म पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। सही बात भी कि जब देश ही नहीं था, तो नेशन ही नहीं था, नेशन ही नहीं है तो नेशनलिज्म कहाँ से आएगा? ठीक है? तो ब्रिटिश रूल आने से क्या हुआ, हम सब एक तरह से इकट्ठे हुए और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस तरह के जो ये प्रोसेसेस हुए, इससे फिर सबको एक सेंस ऑफ अ नेशन आया कि हम सब एक हैं। From this standpoint, different social classes developed specific grievances under colonialism and nationalism emerged as a coalition of these class-based interests। ठीक है? तो अलग अलग डिफरेंट सोशल क्लासेस ने अपने अपने उनके शिकायतें हुई। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अपर क्लास को कुछ प्रॉब्लम है, गांव के लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, सबको। लेकिन प्रॉब्लम किससे है? कॉलोनियलिज्म से या ब्रिटिशर्स से। तो इस वजह से क्या हुआ, कॉमन एनिमी बन गया। क्या कॉमन एनिमी सबका क्या है? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। गोरे को भगाओ, है ना? साइमन गो बैक। Desai downplayed the role of education in fostering nationalism and emphasized instead the significance of underlying class contradictions। ठीक है? तो अब देसाई साहब तो मार्क्सिस्ट थे, तो उन्होंने कहा एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं है, असली क्या चीज़ होती है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस। यही मार्क्सिस्ट की एक चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है? तो इस वीडियो में हमने देख लिया सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब ये क्या है ना, इसमें सोशोलॉजी से ज़्यादा थोड़ा क्या ना, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो उसका ज़्यादा है ये। तो अगर आपने जैसे ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो ये सब बातें तो आपको पता लगेगा, यार ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ी रखी हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल आ सकता है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म क्या था। तो इसमें जो भी हमने जैसे बातें करी, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा क्योंकि इससे ज़्यादा तो पता ही होगा आपको, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ही, लेकिन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये इट्स मोर देन इनफ। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।